और बड़ी खबर, अंता विधानसभा उपचुनाव की तारीख का ऐलान हो गया है। 11 नवंबर को अंता में उपचुनाव होगा। बिहार विधानसभा के साथ ही जो उपचुनाव होने हैं अलग अलग राज्यों में, उसमें राजस्थान का अंता में विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान, उपचुनाव की तारीख का ऐलान 11 नवंबर को ही यहाँ पर भी उपचुनाव होगा। अब तारीखों के ऐलान के साथ ही यहाँ पर भी चुनावी सरगर्मियां बढ़ जाएंगी, राजनीतिक गलियारों में हलचलें बढ़ जाएंगी और अब तय होगा उम्मीदवार का के नाम की घोषणा की जाएगी और फिर जीत के गुणा भाग जोड़े जाएंगे। अभिषेक आढ़ा मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं दिल्ली से। अभिषेक, अंता विधानसभा चुनाव की तारीख का भी ऐलान कर दिया ज्ञानेश कुमार सीसी ने, और बता दिया विधानसभा चुनाव, बिहार के विधानसभा चुनाव के साथ ही अंता का भी उपचुनाव होना है। अब इस तारीख के बाद हलचलें क्या? देखिए, निश्चित रूप से जो अंता बिहार के जो इलेक्शन घोषित हुए हैं उसके साथ ही अंता विधानसभा सीट जो कि कंवरलाल मीणा के अयोग्य घोषित होने के बाद में खाली हो गई थी, कई दिनों तक इस पर पॉलिटिकल राड मची रही थी, लेकिन अब ये तय हो गया है कि कंवरलाल मीणा अयोग्य घोषित होने के बाद में अब इस सीट पर विधानसभा में उपचुनाव होने वाले हैं। तारीखों की घोषणा हो गई है। जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि 11 नवंबर को उपचुनाव होंगे और 14 नवंबर को इस पर रिजल्ट आएगा। इस सीट पर 14 नवंबर को तमाम पूरे देश में जिन सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं उनके और उसके साथ ही बिहार के जो असेंबली इलेक्शन है उनके रिजल्ट आएंगे। तो अब निश्चित रूप से इस पर हलचल बढ़ जाएगी दोनों ही पार्टियों में। सबसे पहली बात तो होगी कि इसमें कैंडिडेट कौन होगा। क्या कंवरलाल मीणा एक बार फिर से बीजेपी का टिकट पाने की कोशिश करेंगे या किसी और को टिकट दिया जाएगा? बीजेपी टिकट किसको देखती है, ये सबसे बड़ा इशू होगा, क्योंकि कंवरलाल मीणा जो है पुराने मामले में आरोपी बनाए जाने के बाद में अयोग्य साबित हो गए थे और उन पर आरोप साबित होने के बाद में अयोग्य साबित हो गए थे। अब जब वो अयोग्य साबित हो गए हैं तो उसके आधार पर क्या बीजेपी उसी कैंडिडेट को, उसी व्यक्ति को वापस कैंडिडेट बनाती है या कोई नया उम्मीदवार ढूंढा जाता है? क्योंकि अगर हम कंवरलाल मीणा की बात करें तो उन्होंने कांग्रेस के दिग्गजों को हराया था उन्होंने, लेकिन अब इशू यही है, दोनों पार्टियों से लॉबिंग शुरू होगी कैंडिडेट के लिए और हलचल, निश्चित रूप से राजनीतिक हलचल बढ़ेगी और देखना यही होगा कि पार्टियां जो है वो कैंडिडेट कैसे बनाती हैं, उस पर ही ये पूरा दारोमदार रहेगा। और एक तरीके से सरकार के कामकाज की एक समीक्षा भी हो जाएगी। एक उपचुनाव जो होते हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए, सत्ताधारी पॉलिटिकल पार्टी के लिए एक लिटमस टेस्ट की तरह होते हैं, तो एक वो भी इस सीट पर उपचुनाव के बहाने वो भी टेस्ट हो जाएगा, क्योंकि अब तक का जो रिकॉर्ड है उपचुनाव का इस सरकार बनने के बाद में वो सरकार के पक्ष में रहा है। सरकार ने अभी सरकार बनने के बाद, बीजेपी सरकार बनने के बाद में जितने उपचुनाव हुए हैं उसमें बीजेपी की परफॉर्मेंस काफी बेहतर रही है। तो अब जो है अंता विधानसभा सीट पर जब उपचुनाव होगा तो वो भी एक देखने वाली बात होगी कि सरकार के काम पर जनता की मोहर लगती है, जनता किस तरीके से काम को देख रही है। और सबसे उससे भी ज्यादा बड़ा इशू यही है कि इस पर कैंडिडेट कौन होता है, इस पर सबकी निगाहें रहेंगी। जी, कैंडिडेट कौन होगा इस पर तो निगाहें रहेंगी अभिषेक, और उस कैंडिडेट के नाम की घोषणा होने के बाद चुनावी सरगर्मियां भी शुरू हो जाएगी। ज़्यादा फर्क पड़ना नहीं है एक सीट से अभिषेक, लेकिन 2 साल को लेकर जिस तरह से विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष पर निशाना साध रहा है, सत्ता पक्ष 2 साल की उपलब्धियां गिना रही है, उसको लेकर जरूर है कि टेस्ट हो जाएगा, लिटमस टेस्ट मान लिया जाएगा इसे अभिषेक। निश्चित रूप से जैसा देखिए मैंने बताया कि ये कोई भी उपचुनाव अगर कोई हो तो वो सरकार के कामकाज का मूल्यांकन करने वाला ही होता है, सरकार के कामकाज को वो बताने वाला ही होता है। तो अगर उसका जो रिजल्ट रहता है वो यही बताता है कि सरकार के कामकाज पर जनता की मोहर लगी है या नहीं है। तो अब तक के अगर जो उपचुनाव की अगर हम बात करें तो उसमें ये देखा गया है कि सरकार के कामों पर जनता लगाती रही है। तो देखने वाली बात यही होगी कि अब जो कंवरलाल मीणा
के अयोग्य घोषित होने के बाद में जो सीट खाली हुई है, तो दो इसमें सबसे महत्वपूर्ण विषय रहेंगे कि एक तो उम्मीदवार कौन होता है दोनों पॉलिटिकल पार्टियों से। लेकिन क्या अभिषेक, क्या कंवरलाल मीणा को दोबारा से दोबारा से उनका नाम सामने लाने की कोशिश की जाएगी क्या? एक बार अयोग्य साबित किया गया तो क्यों रिस्क लिया जाएगा? जी, सुमित, सवाल दोहराएंगे आप? अभिषेक, कंवरलाल मीणा को सवाल ये था मेरा, क्या कंवरलाल मीणा दोबारा से फ्रंट फुट पर खेलते नजर आएंगे क्या? क्योंकि सवाल इसलिए, एक बार उन्हें अयोग्य साबित किया गया तो दोबारा रिस्क लेने से भी शायद पार्टी पीछे हटेगी। देखिए, उनको अयोग्य साबित किया जाए या न किया जाए, उसको लेकर कांग्रेस ने आरोप लगाए थे कि इस मामले में काफी डिले किया जा रहा है। तो सरकार की मंशा इस मामले में क्या रहती है, अभी हालांकि ये चीज साफ नहीं हो पाई है, लेकिन अगर कंवरलाल मीणा को फिर से कैंडिडेट घोषित किया जाता है, अगर उनको बनाया, मैं रोक रहा हूँ अभिषेक मैं रोक रहा हूँ। हमारे साथ दामोदर जी जुड़ गए हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष, बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष हमारे साथ जुड़ गए हैं। दामोदर जी, स्वागत है सर आपका जी राजस्थान पर। सर, तारीख सामने आ गई है बिहार विधानसभा चुनाव के साथ राजस्थान में अंता सीट की भी। अब क्या कुछ हलचलें नजर आने वाली हैं आपकी पार्टी में सर? हमारे यहाँ एक विधानसभा उपचुनाव है, पार्टी उस चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है और सब मिल बैठकर सोचकर आपसी सहमति से उम्मीदवार की घोषणा कर देंगे। क्या कंवरलाल मीणा का नाम ही दोबारा से सामने देखने को मिलेगा या फिर प्रत्याशी के तौर पर कोई और नाम भी सामने आएगा? अभी तत्काल इस पर बोलना संभव नहीं है। लेकिन सर देखिए, मेन फोकस तो आपका जिताऊ कैंडिडेट पर ही रहेगा। क्या कुछ आधार रहेंगे जिसको लेकर आप कैंडिडेट का चुनाव करेंगे? कुछ अगर बता सके तो। आधार तो एक ही, पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता हो, जनता में लोकप्रिय हो। कंवरलाल मीणा के नाम पर पुनर्विचार किया जा सकता है सर? इस विषय में प्रदेश अध्यक्ष ही कुछ बोल सकते हैं। अच्छा सर, अनुभवी को प्राथमिकता दी जाएगी कि कोई नए चेहरे को भी सामने लाया जा सकता है? क्योंकि बीजेपी की तो परिपाटी रही है, युवाओं को, नए चेहरों को मौका दिया जाता है, या फिर अनुभवी को प्राथमिकता दी जाएगी सर? दोनों संभव है, थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। अच्छा, इस सीट से असर कितना पड़ेगा? क्या कुछ फर्क पड़ेगा क्या सर? जीत हार जो भी हो फर्क पड़ता मनोवैज्ञानिक, बाकी सरकार पे तो कोई फर्क पड़ना नहीं है। सरकार पर फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन विपक्ष लगातार कहता है, हालांकि सर इस बात के लिए मनोवैज्ञानिक फर्क पड़ता है। हाँ, इस बात के लिए बधाई के काबिल हैं आप सर कि जितने भी उपचुनाव हुए उसमें आपका बहुत बढ़िया आपका रेशो रहा है। इस उपचुनाव से भी आपको यही उम्मीद है? पक्का हम जीतेंगे। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि भैया ये परिणाम उपचुनाव नहीं है, सिर्फ ये परिणाम है, बता देगा कि 2 साल में बीजेपी ने क्या कुछ किया है। कोई चुनौती नजर आती है विपक्ष से सर? सब बोलने का अधिकार है, फैसला जनता को करना। विपक्ष कह रहा है कि अपराध के मामलों में, महिला अपराध के मामलों में कई खामियां गिना रहा है, क्या उसका असर पड़ेगा क्या सर विपक्ष की इन बयानबाजियों का? इन बातों का फैसला तो जनता जनार्दन को करना है और वो कर देगी और भाजपा के हक में करेगी। तो कैंडिडेट फिर ऐसा भी देखना होगा सर जो इन तमाम विपक्ष, जनता को तो खैर साथ ही लेंगे, लेकिन विपक्ष के इन सवालों का भी जवाब दे दे, इस तरह का कैंडिडेट भी होगा? सब सोच समझ कर ही फैसला होगा। बिल्कुल हम लोग। दामोदर जी आप बने रहिएगा हमारे साथ स्वर्णिम चतुर्वेदी जी भी जुड़ गए हैं, पीसीसी प्रवक्ता। स्वर्णिम जी, स्वागत है सर आपका जी राजस्थान पर। अब तो चुनाव की तारीख का ऐलान हो गया है सर, अंता विधानसभा उपचुनाव। क्या किसी तरह की चुनौती नजर आती है? फर्क ज्यादा नहीं पड़ने वाला है, लेकिन क्या बीजेपी से चुनौती नजर आती है कुछ? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक थे उनके खिलाफ उनके जो अपराध साबित हुआ, उनको कन्विक्शन हुआ, उसको लेकर के उनको अपराध जो साबित हुआ था उनका बड़ी मुश्किल से उनका सत्ता गई और चुनाव कराने का निर्णय हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि प्रदेश में जिस तरह का प्रशासन चल रहा है, कहीं सरकार नजर नहीं आती, सरकार का सिस्टम नजर नहीं आता, ना अस्पतालों में, ना स्कूलों में, ना सड़कों के रखरखाव में कहीं सरकार की कोई भूमिका नजर नहीं आती है। उसका ये स्पष्ट है
कि प्रदेश की जो जनता है, पूरे प्रदेश समूचे आप अगर देख रहे हैं अक्रॉस द लैंड, तो उसमें सब भारतीय जनता पार्टी से इस वक्त विमुख है, क्योंकि न तो वादे निभाए। 1.5 साल में हमने 5 साल का काम कर दिया। ये बड़े बड़े वादे करने वाले, ये बड़ी बड़ी बातें और दावा करने वाले भाजपा के तमाम नेता ये नहीं बता पाते कि आज चिकित्सा व्यवस्था को आपने पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। राइट टू हेल्थ की जगह आज मौत मिल रही है। सर स्वर्णिम सर, देखिए फर्क तो ज्यादा कुछ पड़ने वाला है नहीं इस एक सीट से, लेकिन ये बता जरूर देगी सीट कि किसने कितना क्या काम किया, विपक्ष ने विपक्ष के तौर पर, सत्ता पक्ष ने सत्ता पक्ष के तौर पर। लिटमस टेस्ट हो जाएगा, लगता है सर आपको इससे? देखिए, ये बात तय है कि एक सीट से न सरकार के फर्क पड़ना न विपक्ष के, लेकिन इतना तय है कि जो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की राजनीति करती आ रही है, जिस तरह से लोकतांत्रिक मूल्यों पर प्रहार करके हमारे नगर निकाय और पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव लगातार टाले जा रहे हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी का कहीं न कहीं कमजोरी है। अगर मान लीजिए आप में इतनी दम है, पॉपुलर है, इतने काम कर चुके, तो क्यों पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव टाले हुए हैं, क्यों नगर निकायों के चुनाव टाले हुए हैं? ये सारी चीजें बताती हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो आज सरकार के नाम पर एक कहना चाहिए कि प्लॉट है यहाँ राजस्थान में, जिसमें राजधानी में जो सबसे बड़ा अस्पताल में आग लग के लोग मर गए, और ये कहे कोई आदमी के आग से लोग मरे, ऐसे अधीक्षक को मतलब कोई कार्रवाई नहीं। स्कूल के छत गिरने से बच्चे मर गए और कोई सरकार ने कोई मंत्री का इस्तीफा नहीं। मैं एक लाइन में दामोदर जी का जवाब ले रहा हूं सर। दामोदर जी, स्वर्णिम चतुर्वेदी जी को आपने सुना, एक लाइन में जवाब दे दीजिए सर, बस ज्यादा वक्त नहीं लूंगा आपका। ठीक है, फोन डिस्कनेक्ट हो गया। आप दोनों का शुक्रिया अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए, जी राजस्थान से जुड़ने के लिए। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी प्रवक्ता कांग्रेस और दामोदर जी हमारे साथ जुड़े। अंता विधानसभा उपचुनाव की तारीख का भी ऐलान हो गया। अब दोनों पार्टियों में